हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं गद्य खंड संपूर्ण क्रांति तीसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो एक भाषण है। ये जो है बहुत ही आज का सेशन शानदार होने जा रहा है। जिनके लेखक हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी जो थे सो बिहार के ही थे, इसलिए आज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उनका जो जन्म है सो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, और उनकी जो निधन है सो 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। याद रखिएगा, ये को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 11 अक्टूबर 1902 को उनका जन्म हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है सो 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। यानी क्या 77 साल 2 और 79 यानी 77 साल के वे 77 साल तक वे जीवित रहे थे। फिर उनका जन्म स्थान जो है सो सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। याद रखिएगा, उनका जो जन्म है सो बिहार राज्य के सारण जिला में उनका जन्म हुआ था। उन्हें बचपन का नाम देखिए, उनके बचपन में क्या नाम से पुकारा जाता था। बचपन में उन्हें बाउल, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, अपनी जनपक्ष के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। बचपन में इन्हें सब प्यार से बाउल कहते थे। याद रखिएगा, इनका बचपन का नाम क्या था, तो बाउल। और बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। जयप्रकाश नारायण जी को ही बड़े होने पर जेपी नाम से बोला गया था। और जब जनपक्ष में जनता के साथ सपोर्ट करने लगे तो इनका नाम हो गया था लोकनायक। देख रहे हैं ऊपर में, ये लोकनायक भी थे। लोकनायक मतलब नायक जानते ही हैं, वो लोगों के भी नायक थे। निधन देखिए 8 अक्टूबर 1979 को हो गया था। ये तो बता ही दिए। पिताजी जो थे, इनके पिताजी का नाम है हरसु दयाल, माताजी का नाम है फूल रानी, और इनकी जो पत्नी थी सो प्रभावती देवी थी, जो ब्रज किशोर की बेटी थी। किनकी बेटी थी? ब्रज किशोर की बेटी थी। शिक्षा जो है इनका शिक्षा देखिए, आरंभिक शिक्षा घर पर ही किए थे। फिर पटना कॉलेजिएट में प्रारंभिक शिक्षा घर पर किए थे। फिर पटना कॉलेज में एडमिशन लिए कॉलेज में, फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किए। 1922 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए थे। 1922 में मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की थी। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा वहीं ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के बाद मतलब माँ जब अस्वस्थ हो गए तो पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। पीएचडी वहाँ नहीं किए और चले आए थे देश, अपने माँ के अस्वस्थ होने के कारण। इनका राजनीतिक जीवन है सो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1932 में सविनय आंदोलन के दौरान जेल गए। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ये पूछ सकता है कोई व्यक्ति में कि छात्र आंदोलन कितने ईस्वी में हुआ, तो 1974 में, जिनके नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे, और आपातकाल के दौरान जेल गए थे। इनके मार्गदर्शक में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। कृतियाँ जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविता भी लिखे, डायरी एवं निबंध प्रकाशित किए थे। क्या क्या ये सब याद रखें कि क्या उन्होंने क्या किया था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये सब इन्होंने लिखे थे। इनको जो है सम्मान में 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1998 में भारत रत्न, याद रखिएगा, इनको भारत रत्न मिला था। कितना में, तो 1998 में। 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण दिया था। इन्होंने ऐसा भाषण दिया था कि बहुत दिनों तक याद रहने वाला है। देख रहे हैं। तो आप देखिए, आप लोग भी किताब निकाल लीजिएगा, दिगंत भाग 2, जिनका मैं तीसरा गद्य खंड संपूर्ण क्रांति कराने जा रहा हूँ। आप भी निकाल लीजिएगा, और लाइन बाय लाइन मैं पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन उनका समझाऊंगा। तो देखिए इधर, संपूर्ण क्रांति इन्होंने कितने ईस्वी में किया था, स्टार्ट किए थे। छात्र का नेतृत्व किया था, छात्र आंदोलन 1974 में। उसी समय इन्होंने भाषण जो दिया था सो देखिए क्या क्या बोले थे उसमें। ये पूरा भाषण ही बोले थे। संपूर्ण क्रांति जो है सो एक भाषण है। याद रखिएगा कि पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है। देखिए, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, मतलब बता रहे हैं कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति, मतलब जब कभी कोई भाषण दिया जाता है तो ऐसे ही बोला जाता है, नहीं, मेरे प्यारे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध, वो वास्तव में उन्हीं का था। अभी जो मैंने कविता पढ़ा है वास्तव में उन्हीं का था। सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि यह कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया।
लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियाँ और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत किया है। रेणु जी ने अभी अभी कविता एक कही थी, उन्हीं के बारे में इन्होंने बताया। उसमें हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम न होगा, जब मैं बिल्लोर में अस्पताल के लिए रवाना हुआ तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र भी ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। जब ये गए थे वहाँ पे बिल्लोर में, तो अपने मित्र एक ठो थे ईश्वर अय्यर के साथ उन्होंने वहाँ पे रुके थे। दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा, आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी उन सब की पूर्ति की है आपने। मतलब दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जो है सो बहुत ही अच्छे कवि थे, बहुत अच्छा कविता भी लिखा करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को कहा कि मुझे जितना आशा था आपसे उतना बहुत अच्छा आपने काम किया है। आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूँ। नहीं, इसके बाद तालियां बजी तो इन्होंने क्या बोला, तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। नहीं, इन्होंने क्या बोला कि मेरी मतलब ताली मत बजाओ, मेरी बात केवल आप लोग सुनो। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे, क्रांतिकारी से भरे होंगे, जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल भरने के लिए बलिदान तो करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होगी, जमीनों की कुर्कियां यानी जमीनों को कोई लूट लेंगे, ऐसा बात बोले उन्होंने कि अब हुंकार से मेरा सभी बात भरा होगा। आप लोग थोड़ा गौर से देखिए, सुनिएगा, अगर अच्छे से सुनिएगा तो इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। यह सब होगा, यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, यह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है वो स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है। उन्होंने बोला कि इस देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानी दे दी, इसीलिए हमको क्या करना है, दूर जाना है और दूर जाना है। जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने, या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, लेकिन आज 27 से 28 वर्ष के बाद जो स्वराज है उसमें जनता करा रही है। बता रहे हैं कि इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह और उनके साथी ने अपने आप को कुर्बानी कर दिए, लेकिन आज 27-28 साल हो गया, लेकिन अभी भी देश स्वराज जो देखिए स्वराज्य जो बनाया गया था देश, उसमें जनता कराए रही है, अच्छे से नहीं रह पा रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। सही बात इन्होंने बोले कि अभी के ज़माने में आप देखते ही होंगे कि कोई भी काम करने ऑफिस में गए, लाइन में लगा दिया, अगर बोलेंगे उनको काम कर दीजिए तो काम नहीं करेंगे, उनको फिर बोलिएगा कुछ देर लेके काम कर दीजिए तो क्या करेंगे, तब कर देंगे, बोलेंगे ठीक है लाइन में खड़ा होइए। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि रिश्वत लिए बिना कोई काम होता ही नहीं है। नहीं, क्योंकि हम भी देने के लिए तैयार रहते हैं और वो भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। आगे देखिए बता रहा है, सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता। नहीं, बैंक में टिकट काटने जाइए, वहां भी देखिएगा आप लोग, हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, शिक्षा की अवस्था बेकार हो चुकी है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरों में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है, लेकिन कैसी शिक्षा दी जाती है, गुलामी की शिक्षा दी जाती है। समझ में आ रही है ना? देखिए फिर शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीबी हटाओ के नारे लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। नहीं, इन्होंने सही बात देखिए बता रहे हैं कि पिछले वर्षों में ऐसा नारा लगाया गया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाने का तो नारा लगाया, लेकिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है। तो मित्रों आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में
वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्दों में सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। नहीं, ये दिनकर जी के बारे में बता रहे हैं कि रामनाथ जी गोयनका कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक थे सो कौन थे? तो रामनाथ जी गोयनका घर पे मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। किनको दिल का दौरा पड़ गया था? दिनकर जी को। याद रखिएगा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने। 3 मिनट, समझिए 3 मिनट में उन्होंने अस्पताल पहुंचा दिया उनको। विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, नहीं ना, उस हॉस्पिटल का नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम। ये जो है सो याद रखिएगा मद्रास में विलिंगडन नर्सिंग होम। सारा इंतजाम था वहां पे। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता। नहीं, 3 मिनट में उन्होंने उनको वहां पहुंचा दिया। अगर पटना का अस्पताल होता तो 3 घंटा भी लगता, तब पर भी नहीं पहुंच पाते। नहीं, उसके बाद बता रहे हैं कि सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। नहीं, फिर से उनका हार्ट जिंदा नहीं हो पाया और वे क्या हो गए, उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी, उनकी यह कविता सुन के उनका यह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। नहीं, आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। नहीं, आज भाई बहनपुरी जी होते तो उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का वर्णन कह देते। नहीं, वह कर देते थे। मतलब बेनीपुरी भी जो थे सो बहुत अच्छे कवि थे। वे जो लिखते थे सो इतना अच्छा, उनके हर जो कविता लिखते थे उसमें एक एक शब्द में अंगार हुआ करते थे। समझ गए? 2 भाइयों को उन्होंने खो दिया था, दिनकर जी और बेनीपुरी जी को। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देशों के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, शुरू प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी है न बेनीपुरी जी है। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी है और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर आई है। मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। मतलब इनको एक जिम्मेदारी मिला था, उन्होंने ये बोला कि मैं खुद से इसको नहीं लिया हूँ। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ कि जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी, इन्होंने आह्वान क्या किया था? यूथ फॉर डेमोक्रेसी का लोकतंत्र में युवाओं का क्या रोल है, या हमने जो बताया था उसमें लिखा था। उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ कि संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ, हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। नहीं, इन्होंने बोला कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमसे काम नहीं हो पाएगा, आप क्या कीजिए, हमसे क्या करें, सलाह ले लीजिए। समझ में आ रही है? हम दूसरे पीढ़ी के हो गए हैं, नहीं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर सब कुछ है, आप नेता बनिए। इन्होंने बोला कि आप ही सब कुछ कीजिए, केवल आप हमसे क्या कीजिए, सलाह ले लीजिए, क्योंकि आप जो है देश के भविष्य हैं। देश के भविष्य की बागडोर आप ही के हाथ में है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से क्या करना है, जयप्रकाश नारायण तुम्हें इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा। नहीं, इन्होंने बताया था कि मैं आपको सलाह दूंगा, तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा। समझ में आ रही है ना बात? मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बेल्लोर जाते समय मैंने उसको आग्रह को स्वीकार कर लिया। इन्होंने कब संपूर्ण करा छात्र आंदोलन को स्वीकार किया था? बेल्लोर जाते समय। ये टालते रहे बात में, लेकिन सभी छात्र बोलते थे नहीं, केवल सलाह से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा, नेतृत्व संभालना ही होगा। नहीं, मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, बात सुनिए। इन्होंने सबको बोला कि तालियां नहीं बजाइए, मैं सबकी बात सुनूंगा, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात में स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला केवल किसका होगा? मेरा होगा। मैं सुनूंगा सबकी, लेकिन फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा। नहीं, इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको भी मानना होगा। नहीं, मैं जो फैसला करूंगा उसको क्या करना होगा? आपको भी मानना होगा।
तो तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, क्योंकि इसका जो कोई हेड बना है उसकी बात सब मानेगा, तभी यह क्रांति सफल हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। नहीं, सब आपस में टूट जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था। नहीं, हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने गए थे, पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में। उस समय के विद्यार्थी में समझिए क्रीम थे सब, वो बता रहे हैं। और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान का असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्षों ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र जो कहिए, मथुरा बाबी उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। उनके जमाता बाबू कौन थे? फूलदेव सहाय वर्मा। और ये किस सब्जेक्ट के थे? छात्र, साइंस के, याद रखिएगा। उनके पास जेल भेज दिया गया। फूलदेव बाबू के साथ रहे और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग किए, उनसे कुछ सीखे। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है। मदन मोहन मालवीय के बारे में बता रहे हैं कि मेरे हृदय में उनके लिए बहुत श्रद्धा है, पूजा है। परंतु इस हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा ISC की। कहां से इन्होंने ISC की थी? बिहार विद्यापीठ से, याद रखिएगा। पास तो करना ही था, इसीलिए पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। कोई धनी घर का नहीं हूँ। इन्होंने बचपन में स्वामी सत्यदेव से एक कहानी सुने थे, उन्हीं के बारे में ये बता रहे हैं कि उन्होंने जब वहाँ पे कहानी सुना था तो मैं इन्होंने अमेरिका के बारे में क्या सुना, देखिए। कोई धनी घर का नहीं हूँ। थोड़ी सी खेती के लिए पिताजी का नगर विभाग में जिलादार, बाद में ये मतलब इनके पिताजी जो थे नगर विभाग में जिलादार थे, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट बनाए गए। नॉन गजेटेड ऑफिसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। समझिए ये भी कितने गरीब परिवार से थे और उनके पास इतना हिम्मत नहीं था, उनके पास इतना हैसियत नहीं था कि वे अमेरिका पढ़ने के लिए उनको भेज दे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया है। जब आंदोलन लगा अब नहीं होने वाली है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच में अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसीलिए अमेरिका गया। कुछ लोग जो हमारे पता नहीं उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। इन्होंने बोला कि कुछ लोग मुझे गाली भी दे रहे थे। कितनी गालियां मुझे दी गई है, चूंकि अमेरिका में मैंने अमेरिका में पढ़ा, इसीलिए सब मुझे गाली देते थे। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई यार, नारे लगाए गए। नहीं, क्योंकि इनको बस सब बात बोलता था कि ये अमेरिका का दलाल है, अमेरिका में पढ़ा है, और सब नारे लगाते थे निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई यार। मित्रों, अमेरिका में बगानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। ये जब गए थे, समझिए कितने गरीबी परिवार से गए थे और वहां पे जाके मजदूरी करके अपना पढ़ाई किए थे, तब भी लोग इनके बारे में बोलते थे कि ये अमेरिका का दलाल है। नहीं, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना पीना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे खाना पीना, और रास्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीद, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्टोरेंट में होता है, रेस्टोरेंट में, होटल में, या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। समझ में आ रही है ना? मतलब ये कैसे पढ़ाई किए थे, या तो वेटर का काम करते थे या तो बर्तन धो लेते थे। उसके बाद देखिए ऐसा ही होना चाहिए विद्यार्थी को, कितना मेहनत से ये पढ़ा करते थे। रेस्टोरेंट में भी ये काम करते थे। तो शाम को रात का खाना मिल गया, एक दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से मकान का हम सबको आएगा? नहीं, खाना ही मिल जाता था, वो बहुत हो जाता था। बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, एक चारपाई पर मैंने
कोई ना कोई अमेरिका लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पड़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, शूज शाइन पार्लर में, उससे लेकर के कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। समझिए, ये जूते भी साफ करने का काम करते थे। अपनी पढ़ाई के लिए इन्होंने कितने मेहनतें उठाई है। वहाँ जब बीएससी परीक्षा पास किया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। तो कुछ आराम से रहा नहीं, तब इन्हें ये इतना मेहनत किए तो इनको कुछ ट्यूटोरियल क्लास लेने को मौका मिला, असिस्टेंट बन गए डिपार्टमेंट का। इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानते नहीं है उसके पीछे इन्होंने मुझे कितने गालियां दिया है, जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। इसीलिए किसी के बारे में पहले पूरा समझ लेना चाहिए, उसी के बाद कोई उस पर आवाज उठाना चाहिए। अमेरिका में, विस्कॉसिन में, मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वहाँ लेनिन का जमाना था, वह ट्रोट्स्की का जमाना था। 1924 में लेनिन मरे थे। कितने में लेनिन मरे थे? 1924 में लेनिन मरे थे। मैं मार्क्सवादी बना था और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में हम लोगों ने पढ़ डाले थे। नहीं, इन्होंने जितने भी अंग्रेजी में ग्रंथ छपे थे इन सब ने क्या किए थे? पढ़ दिए थे। रात रात को रोज के लिए रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहां से जब भारत लौटा था घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। नहीं, जब इन्होंने वहां से लौटा तो घोर कम्युनिस्ट बना था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। ये थे घोर कम्युनिस्ट, लेकिन कहां दाखिल हुए थे? कांग्रेस में। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। नहीं, उन्होंने वहाँ सीखा था कि आज़ादी की लड़ाई, इसीलिए क्या किए थे? कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए थे। नहीं, यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ फ्लास कहते हैं, नहीं क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। नहीं, इन्होंने बताया कि इनसे जो 2-3 आदमी गफूर साहब चंद्रशेखर बाबू से मिलने आए तो वो सब बहुत प्रेम से मिले थे। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे जितने भी थे सब हमको डेमोक्रेसी का सबक सिखाते थे। इनमें से किसी का कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की शिक्षा तो मैंने ग्रहण करके आया हूँ। लोकतंत्र का अर्थ आप लोग समझते हैं ना कि जनमत का अधिकार, जनता का अधिकार होता है लोकतंत्र में। और किसकी हिम्मत थी कि किसकी औकात थी कि मुझे लोकतंत्र सिखा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। इनकी हरकत तो देखिए, शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं तो कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं तो कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के आ रहे हैं, डीजल अपना खरीद करके ले करके आ रहे हैं। जहां तहां रोका है, इनको लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास कोई कारण नहीं है। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की इस रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो, शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि आंदोलन हमारा किसी दूसरे देश से हो रहा है। बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए हो? हालांकि वे इन लड़कों में है।
लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनको पास बेटिकट लोग को उनको उतार दिया गया। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट उनके अखबारों में पढ़ी थी, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ था। शर्म नहीं आती इन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। देखिए कितना आसानी से इन्होंने सभी बातों को बता दिया कि अभी हाल ही फिलहाल में देखते थे कि टिकट नहीं था तो उनको ट्रेन से उतार दिया जाता था। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट में अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ है। नहीं, और ये लोग हमसे डिवीजन डेमोक्रेसी की बात करते हैं। शर्म नहीं आता है। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी, वहां भी चाहे शांतिपूर्णता प्रदर्शन करे। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई दूसरी बात है। ऐसा है, यही है डेमोक्रेसी। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। इन्होंने बताया कि जयप्रकाश नारायण अगर नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ये किनके मुंह से बात सुने थे? दीक्षित जी के मुंह से। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन या सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता क्या प्रतिनिधि है? किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत किस लोगों को पटना आने से रोक ले? उसकी राजधानी है, आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है या जनता का देश है? नहीं, यह पुलिस वालों का देश है कि जनता का देश है? यही डेमोक्रेसी है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी निष्ठा का व्यवहार करते हैं। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह कार्यक्रमों में बाधा डालता है, उन्हें गिरफ्तारी। लेकिन यह निष्ठा का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांति में कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक होगा, छात्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको समझ में आ रही है? इन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी के बारे में क्या, यहाँ यह पुलिस वालों का देश है? नहीं, यह तो जनता का देश है। जयप्रकाश नारायण जी है, ये जयप्रकाश नारायण जी इनको बदलना चाहते हैं, छात्र बदलना चाहते हैं, युवक बदलना चाहते हैं। मित्रों, एक बात तो यह कहानी थी, मैं जानता हूँ डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे। नहीं, डॉक्टर रहमान भी कहीं यहाँ पे बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। नहीं, मैं जो इतना जोर से बोल रहा हूँ कि वे जानते होंगे कि मैं मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं। अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। अभी हाल ही में बिल्लौर में था तो हमारे परम मित्र स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाया। मेरा उनके बाद बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का जो आंदोलन चला था, 1932 में बता रहे हैं, जो आंदोलन चला था उसमें यह अंडरग्राउंड मुंबई में रहते थे, वे अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने जो प्रेस की मालिक भी थे। सदानंद जी किन के मालिक थे? प्रेस के। याद रखें, प्रेस का मालिक कौन था? सदानंद जी। उनकी स्थापना की थी उन्होंने। उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी बड़ी पदवी थी पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और घनिष्ठता मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे हम कहीं के रहे। याद रखिए, अंडरग्राउंड के जो दोस्ती होती है सो बहुत ठोस होती है, वह कहीं रहे ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। नहीं, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं, हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में या जो पीते चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। नहीं, इन्होंने बताया कि मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए। तो इन्होंने बोला कि दोस्तों, मुझे किसी से झगड़ा नहीं है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे। नहीं, इन्होंने बताया कि जो कुछ सिद्धांत गलत होंगे उसका मैं दुश्मन हूं। मुझे किसी व्यक्ति से खास करके कोई दुश्मनी नहीं है। इन्होंने बताया हम लोग
जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होंगे, उसको अकल के मुताबिक मैं क्या करूंगा, आवाज उठाऊंगा अपनी अकल के मुताबिक। हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी कि हम लोग की बापू के सामने यह कह देते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। नहीं, बापू को जानते हैं ना, महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के सामने में भी जयप्रकाश नारायण यह बात बोल देते थे कि हम नहीं मानते ये बात, जो उनको खराब लगता था। फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते थे, तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापूजी मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में गया। कहाँ पे गया है? बिहार में गया जिला है, वहां पे इन्होंने गया था। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता था, उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर। जवाहरलाल नेहरू को ये क्या मानते थे? भाई मानते थे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना भी करता था। उनमें भी बड़ी बड़प्पन थी। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं जानता हूं कि बहुत सख्त भाषण का मैंने प्रयोग किया था पटना फायरिंग में। देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी को क्या मानते थे? भाई मानते थे। उनको भी ये बड़ा बुरा कह देते थे। नहीं, तो इन्होंने एक बार बयान दिया था, उससे नेहरू जी गुस्सा हो गए थे। इन्होंने बताया कि उस पर वह बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ गलत कर दिया था। नहीं, मैंने उसकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया कि वह गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीनों में चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। नहीं, कौन चल बसे? लाल बहादुर शास्त्री जी। उनको भी इन्होंने डांट दिया था। नहीं, बोले थे कि ये गलत बात है। इंदिरा जी से जो मेरा मतभेद है, वे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उससे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। इंदिरा जी से ज्यादा इनका था मतभेद। जवाहरलाल नेहरू जी से तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, जवाहरलाल नेहरू से किसके परराष्ट्र, दूसरे राष्ट्र की नीति में इनको मतभेद रहता था। चीन के मामले में था। नहीं, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। अपने देश के लिए वे बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन दूसरे देश के लिए उनको मतभेद था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय आलोचना की। हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, चीन ने जवाहरलाल नेहरू जी की बात में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात नहीं मानी थी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे का उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चले गए। नहीं, ये जो जयप्रकाश नारायण जी जो थे सो बहुत ही अच्छे नेता थे। उन्होंने इस बात का विरोध भी किया था कि आप उस देश के साथ समझौता नहीं करिए, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी थी। इसमें ऐसा हुआ कि अमेरिका वाले ने क्या किया, इनको धोखा दे दिया। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। चीन ने धोखा से क्या किया? आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद भी नहीं करते थे कि, आशा भी नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा, लेकिन इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उनका मतभेद। अब एक बात ले लीजिए, जिनके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। मुझे राजनीति से एक ही बात कर बहुत मतभेद रहता है, इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ रुपए से वे चुनाव कर खर्च करेंगे, एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से अपना आप इकट्ठा करेंगे। अनकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। इन्होंने देखिए सही बात, सच जो था सो बोल रहे थे कि सब पहले बताएगा कि मैं गरीबी हटा दूंगा। नहीं, जब किसी को वोट लेना होता था उससे पहले, जिस दिन वोट रहता है उससे पहले आके प्रणाम करेगा, जो हमको वोट दो, इस बार मैं ये सड़क बना दूंगा। लेकिन जब वे बन जाते हैं तो उनका तो पता भी नहीं रहता है कि आज पूछने भी जाएंगे, फिर 5 साल के बाद ऐसे ही आएंगे हाथ जोड़ के प्रणाम करने के लिए। नहीं, आज से नहीं, वर्षों से मैं पुकार रहा हूं, भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव खर्चा कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, सुनता है कोई ये बात सुनता ही नहीं है। इसीलिए मैं इससे मतभेद में रहता हूं। प्रेस रिपोर्टों के मुताबिक पता चलता है कि इस आंदोलन के
द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और इस विचार का पिछले वर्षों से मैं कर रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं, परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दलविहीन लोकतंत्र को मार्क्सवाद का लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। लोकतंत्र निश्चित ही दलविहीन होगा जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है, वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने मूल सिद्धांतों का भी स्मरण हो गया, भूल गया कि कम्युनिस्ट पार्टी किस चीज का वादा करते हैं और काम नहीं करते हैं। नहीं, जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है इसमें से दलविहीन लोकतांत्रिक पैदा होंगे। विधानसभा का विघटन होगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे तो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून या नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, कि उस हालात में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है, इसका उत्तर पिछले दिनों में मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने किया है। इसीलिए बार बार मुझसे ये सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसीलिए वह लोगों को समझ नहीं आता। क्यों ये बता रहे थे कि मेरा जो विकल्प है सबसे क्या है, अलग है, इसीलिए किसी को समझ में नहीं आता है। अगर मैं यह कह दूं मेरा विकल्प यह है, मैं इस आंदोलन और संघर्ष में एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी आसानी से बात समझ लेंगे। उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी। यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। नहीं, सब क्या करें, अपनी सत्ता के लिए अपनी सीट कहीं ना, मेरा कुर्सी कहीं खो ना जाए, इसीलिए छात्र आंदोलन का क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है, तो क्या है मेरा कहना संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है और न स्वतंत्र होती है। नहीं, ये बोल रहे हैं कि जनता का केवल इतना ही अधिकार है कि वो केवल वोट दे। नहीं, ये बता रहे हैं कि केवल इतना ही अधिकार है कि जनता को केवल वो वोट दे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चुनाव है स्वच्छ और स्वतंत्र होना चाहिए और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका अंकुश होता रहता है। मैं इन दोनों कर्मियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके लिए हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिप्रभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों का निरंतर पड़ता है और जो स्वतंत्र शासी प्रेस परंपराओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। नहीं, ये कितना अच्छे बात बोल रहे थे, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र रह गया। नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल जो भी वोट में खड़ा होते हैं सबको केवल अपना वोट लेने वक्त आ जाते हैं कल जोड़ने के लिए। उसके बाद 5 साल तक जनता उसके दरवाजे पर कल जोड़ेगा, तो कहीं कृपा हुआ तो कोई काम कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा।
इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तो एक दिन में हो नहीं सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता के मसीबा कोई भी पार्टी अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री या विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता। नहीं, ये बता रहे थे कि सबके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए, दबाव होना चाहिए। मेरी जो पार्टी है यही काम करेगी, जैसे कोई बन गया विधायक मुखिया, नहीं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है और जनता के पास अंकुश लगा रहता है कि तुम उसके यहाँ जा नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए उनके ऊपर भी दबाव होनी चाहिए। सिवाय इस भय कि अगले चुनाव में जनता और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर न रहता, सिवाय इस भय कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भी भय वे रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण उनको जी इस बात का भय भी रहता है कि जनता अगले सेशन में हमको वोट नहीं देंगे, तो इसके लिए उनको वे क्या करते हैं, रुपया से जाके सबको मुंह भर देते हैं, बोलते मेरे को ही वोट देना। नहीं, अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सब साधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है, कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए, वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपनी प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। नहीं कि ये जो वोट जीत के गया सो गया, काम नहीं कर रहा है, उसी पर ये बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा काम करूंगा मैं, मेरी जो टीम है सो इसी पर काम करेंगे। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है। एक तो यह है कि विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर के अपनी राय उम्मीदवार खड़ा करें, नहीं सब अपने उम्मीदवार को, सही उम्मीदवार को खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़ा किए जाए उनमें से किसी को मान्य करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम किसी का रास्ता बनाएंगे, फिर आपस में उस चीज में से आपस में फूटे हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, नहीं बहुत बड़ा काम होगा इसमें, यानी जनता और छात्रों के संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र में जीतेगा, अमुक जिस क्षेत्र में जीता, मतलब कोई भी दरभंगा में जीता या पटना में जीता, उस क्षेत्र में जीतेगा, उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी। और अगर इस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो इसको इस्तीफा देने को बाध्य करेगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा। आज की तरह उच्छृंखल, आज की इस तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। नहीं, इन्होंने बताया कि उनका काम केवल संघर्ष करना नहीं है, जनता के पास जो दिक्कतें हैं उनको भी दूर करना है। इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के घूसखोरी चलती है, उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। कोई घूस भी लेता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां किया है, उनका भी विरोध से समितियां करेगी और उनका दुरुस्त करने का संघर्ष करेगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्याय को भी रोकेगी। नहीं, इन्होंने बताया कि मेरी जो टीम रहेगी उस अन्याय को भी रोकेगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेगी, या केवल जो लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि राज, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक रूप के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। क्लियर? चलिए, और का चैप्टर खत्म हो गया। इन्होंने बोला कि पूरी जनता को सेवा करने का मौका देगी हमारी टीम। इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व ने किस शर्त पर स्वीकार किए थे? नहीं, आंदोलन के नेतृत्व में इन्होंने क्या क्या विचार किया, अभी तो समझ में आएगा कि क्या क्या ये करना चाह रहे थे। आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पे किया थे? क्योंकि ये बोल रहे थे कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन वे जो वहाँ पे जाने वाले थे तब इन्होंने बोला, ये बोल रहे थे कि आप लोग नए युवा हो, आप ही लोग देश के क्या करोगे, सेवा करोगे।
जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय देने। छात्र जीवन अभी बताया है कि छात्र जीवन में उन्होंने अमेरिका छात्र जीवन में उन्होंने कहा कितने मेहनत से काम किया था। अमेरिका जब गए थे तो जूते भी साफ करते थे, होटल में भी बर्तन साफ करते थे, नहीं वेटर का काम करते थे, भोजन पहुंचाने का काम करते थे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, कौन सी बात आपको अच्छी लगती है वो लिखिएगा। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं शामिल हुए, नहीं जब कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने शामिल हुआ क्योंकि मार्क्सवाद के अनुसार जो वो बात बताई गई थी वो ध्यान में रखिएगा, इसीलिए वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें, नहीं अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है। इस सबको आप पूरा समझ के अगर पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने ठीक से सुना होगा तो ये भी क्वेश्चन आंसर पूरे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। और अगर आप लोग को समझ में आई तो हम लोग को आप लोग का कमेंट का इंतजार करते रहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।